लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द एज ऑफ हॉरिजॉन। 11 साल गुजर चुके थे। अब साल था 1931। स्टोरी हमें एक पार्टी में ले जाती है जहां हम देखते हैं नेशन के एलाइट और नोबल लोग वहां मौजूद थे। कुछ लोग डांस एंजॉय कर रहे थे तो कुछ लोग पॉलिटिक्स की बातें कर रहे थे। जहां हम हमारे सेकंड लीड प्रिंस टिन से मिलते हैं, जो प्रिंस होने के साथ अब एक रॉयल सेक्रेटरी भी हैं, और हमारे प्रिंस हमेशा की तरह हैंडसम लग रहे थे। टिन के साथ सीरी भी थी, जो अब ऑफिशियली टिन की फियांसे भी थी। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एक पर्सन सीरी को अपने साथ डांस के लिए ले जाता है। अब हमारे प्रिंस अकेले थे और चारों तरफ नज़ारा देख रहे थे। तभी टिन की नज़र एक पर्सन पर पड़ती है जो उसकी तरफ बैक करके खड़ा था। अचानक से वो पर्सन टिन की तरफ मुड़ता है। दोनों की नज़र आपस में टकराती है। वो पर्सन हमारा मेन लीड फॉब था, एक न्यू वर्जन में, जो अब एक गवर्नमेंट सोल्जर भी बन चुका था। टाइम मानो एक पल के लिए जैसे रुक सा गया था। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में वही तड़प दिख रही थी जो 11 साल पहले हुआ करती थी। फॉब स्लोली टिन के नज़दीक आता है, बट हमारे प्रिंस जैसे एक जगह फ्रीज हो गए थे। वो बस फॉब को देखे जा रहे थे। अब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े हो जाते हैं। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता, बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। फिर एक पर्सन आ जाता है जो दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो दोनों प्रोफेशनली स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करते हैं, मगर उनकी नज़रों ने एक दूसरे की फीलिंग्स को बयां कर दिया था। फिर फॉब वहाँ से जाने लगता है, बट जाते जाते इंटेंशनली वो टिन के हाथ को टच करता है। उसके टच से टिन को तो जैसे करंट सा लग गया था। उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। फिर टिन उसी जगह अपने हाथ को टच करता है जहाँ फॉब अभी टच करके गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फॉब एक लड़की के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और वो दोनों आपस में बातें करते हुए एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी लग रहे थे। दूसरी तरफ हमारे प्रिंस टिन की नज़र फॉब पर ही थी। तभी वहाँ सीरी आ जाती है और टिन से कहती है, किससे देख रहे हो, कौन है वहाँ? टिन कहता है, कोई नहीं, चलो। और फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। सीरी टिन का हाथ पकड़े हुई थी। फॉब के साथ जो लड़की थी उसका नाम चैन थॉर्न है। वो एक जर्नलिस्ट है। वो फॉब से कहती है, प्रिंस टिन तो सच में बहुत हैंडसम है। जैसा मैंने सुना था वो उससे भी ज़्यादा हैंडसम है और उनकी फियांसे भी प्रीटी है। दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम चैट को देखते हैं, जो एक लड़की के साथ बैठा गैम्बलिंग कर रहा होता है। ये लड़का बिल्कुल भी नहीं बदला। नेक्स्ट डे चैट अपने डैड के साथ ऑफिस जा रहा होता है। ऑफिस के बाहर काफ़ी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये लोग नेशन के लो रैंक सोल्जर्स थे जिनकी पेंशन उन्हें टाइम पर नहीं मिली थी। चैट और उसके डैड उनको इग्नोर करते हुए अंदर आ जाते हैं, जहां फॉब उनका इंतज़ार कर रहा होता है। फॉब कहता है, हेलो, मैं आर्टिलरी डिवीज़न से कैप्टन फॉब टी हूँ। मैं यहाँ लो रैंक सोल्जर्स की तरफ से पेंशन को लेके बात करने आया हूँ। चैट फिर से उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, तुम मेहनत करके कैप्टन ज़रूर बन गए हो, पर मेरे लिए तुम हमेशा सर्वेंट ही रहोगे। जिस पर फॉब मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मैंने इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत किया है, पर तुम जो क्लासेस तक नहीं पास कर पाते थे, आज फाइनेंस मिनिस्टर बन के बैठे हो। तभी तो बजट में प्रॉब्लम्स है। तो जल्दी ये प्रॉब्लम फिक्स करो और लोगों को उनकी पेंशन्स दो। टिन के डैड फॉब से कहते हैं, तुम काफ़ी बोल्ड हो गए हो। जिस पर फॉब कहता है, हाँ, क्योंकि समय के साथ लोगों को बदलना पड़ता है, और वहाँ से जाने लगता है। बट फिर दरवाजे के पास रुक के वो टिन के डैड से कहता है, प्रिंस टिन को मेरी तरफ से हेलो कहना। वो क्या है ना, कल हम दोनों पार्टी में मिले थे, बट थोड़े बिजी थे तो ठीक से बात नहीं हो पाई। फॉब इतना कह के मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है और टिन के डैड का फॉब की बोल्डनेस देखते हुए मुँह बन जाता है। इवनिंग में चैट घर पर चिल्लाने में लगा था कि जब से वो कैप्टन बन गया है कितना शो ऑफ करने लगा है। ग्रैंडमा पूछती है कौन, तो वो बताता है फॉब, और उसने मेरी और डैड की रिस्पेक्ट भी नहीं की। ग्रैंडमा कहती हैं, ये तो अच्छी बात है, हमारा फॉब कैप्टन बन गया। फिर उसके डैड कहते हैं, अगर तुम अपना काम अच्छे से करते तो वो हमें इतना सुना नहीं पाता। टिन भी वहीं पर मौजूद था। फिर उसके डैड टिन को कोने में ले जाके पूछते हैं, क्या तुम फॉब से मिले? टिन कहता है, हाँ, मैं मिला था और आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगा।
वो कहते हैं मुझे तुम पर पूरा भरोसा है पर दूसरों पर नहीं। टिन कहता है आपको फॉब के लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अब मुझसे नफरत करता होगा। उस रात के बाद हमारे बीच सब खत्म हो गया था, जिस पर टिन के डैड एग्री करते हैं। अब रात का समय था, मून बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, बट हमारे प्रिंस उदास उसी पेड़ के नीचे खड़े थे जो कभी उन दोनों का फेवरेट स्पॉट हुआ करता था। टिन फ्लावर को देखते हुए फॉब और उनकी उस रात के बारे में सोच रहा था जब पहली बार उसने फॉब को किस किया था और दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस किया था। दूसरी तरफ हम फॉब को देखते हैं जो सोल्जर होने के साथ एक सीक्रेट डिवीज़न का मेंबर भी है। उनकी मीटिंग चल रही होती है जिसमें वो लोग बात कर रहे होते हैं उन एलाइट और नॉबल्स की जिनके पास जॉब सैलरी आने के अलावा दूसरे एसेट्स भी हैं और उनकी अलग पहचान होती है। उनकी ड्रेस में एक ब्लू मार्क होता है और वही मार्क फॉब ने आज टिन के डैड की ड्रेस में देखा था। दूसरी तरफ हम टिन के डैड को देखते हैं जो सारे ब्लू मार्क वाले लोगों के साथ थे और उनकी भी मीटिंग चल रही थी। वो लोग बात कर रहे थे कि कुछ लोग हैं जो हमारे प्रशासन को बदलना चाहते हैं, जिस पर टिन के डैड कहते हैं हमें इन लोगों से सावधान रहना होगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं टिन अपने ऑफिस में था जहां उसकी टीम मेंबर्स के साथ मीटिंग चल रही होती है। क्योंकि एलाइट लोगों को नेशन में रूल करते 150 साल हो गए थे तो उसी 150th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होने वाला था, उसी की तैयारी चल रही थी। तभी वहाँ फॉब आ जाता है जो बताता है कि मुझे मेरे डिवीज़न से इस सेलिब्रेशन में मौजूद लोगों की सेफ्टी की जांच करने के लिए भेजा गया है। टीम लीडर फॉब से कहता है हाँ मैंने सुना तुम्हारे बारे में, आओ बैठो। फॉब टिन के सामने वाली चेयर पर जाके बैठ जाता है। मीटिंग कंटिन्यू होती है। फॉब पूरे टाइम टिन को देखे जा रहा था। टिन को ये महसूस हो रहा था कि फॉब उसे देख रहा है। टिन की भी एक बार फॉब पर नज़र पड़ती है बट वो तुरंत ही अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। मीटिंग के बाद टिन अपनी कैबिन में आता है। फॉब भी उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है मुझे इस मीटिंग की पूरी जानकारी भिजवा देना। टिन हाँ में जवाब देता है और अपनी चेयर पर बैठकर काम करने लग जाता है। वो पेन उठाता है पेपर्स को साइन करने के लिए बट वो पेन चलता नहीं है तो फॉब तुरंत ही अपना पेन टिन को ऑफर करता है। ये वही पेन था जो सालों पहले टिन की ग्रैंडमा ने उसे गिफ्ट में दिया था। टिन पहचान जाता है और पेन लेते वक्त उसकी नज़र फॉब के हाथ पर पड़ती है जिस पर जख्म थे, बट टिन कुछ कहता नहीं है। वो पेन लेके अपना काम कंप्लीट करके फॉब को पेन वापस करता है। फॉब इंटेंशनली उसके हाथ को फिर से टच करता है। टिन जल्दी से अपना हाथ फॉब से दूर करता है। फॉब कहता है क्या मैं इतना डिस्गस्टिंग हूँ? तो टिन कहता है नहीं मिस्टर फॉब, मैं आपको डिसलाइक कैसे कर सकता हूँ, अब तो आप एक सोल्जर बन चुके हैं और आपका फ्यूचर ब्राइट है। फॉब उसके पास में रखी चेयर पर बैठते हुए कहता है क्योंकि किसी ने मुझसे एक बार कहा था कि मैं अपनी काबिलियत से जो चाहूँ बन सकता हूँ और उसे मुझ पर पूरा भरोसा भी था। टिन को पास्ट के वो पल याद आ जाते हैं जब फॉब से उसने ये सब कहा था, बट टिन प्रोफेशनली बिहेव करते हुए कहता है आप अपनी मेहनत से यहाँ पहुँचे हैं, ना कि किसी के द्वारा कही नॉनसेंस बातों की वजह से। टिन से इस तरह की बातें सुनकर फॉब की फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं, जिस पर वो कहता है हाँ शायद जिसने ये कहा था उसके लिए ये सब मायने ना रखते हों, उसके लिए ये नॉनसेंस हो, बट उसकी इन्हीं बातों ने मुझे मोटिवेटेड रखा और मैं इस पोजीशन तक पहुंच पाया। टिन फिर से उसे हर्ट करते हुए कहता है हाँ वो सब बातें नॉनसेंस ही थी और अपने काम पर फोकस करो। टिन के द्वारा कहे गए वर्ड फॉब के दिल में कांटों की तरह चुभ रहे थे। अब वो टिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है मुझे भी सिखाओ तुम्हारी तरह क्रूअल बनना, वो सब भूल जाना। टिन झटके से अपना हाथ अलग करते हुए कहता है मिस्टर फॉब अब आप यहाँ से जाइए, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। टिन की बात सुनकर हमारा फॉब गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इवनिंग का समय था। टिन सीरी के साथ एक प्रोग्राम के लिए आया था। फॉब और वो जर्नलिस्ट जैन थॉर्न भी वहीं थे। सीरी फॉब को पहचान जाती है तो उससे बात करने लग जाती है। जैन थॉर्न फॉब से कहती है कि मुझे भी इंट्रोड्यूस करवाओ, बट फिर वो खुद को टिन और सीरी से इंट्रोड्यूस करती है। सीरी उसे बताती है कि टिन और फॉब
बचपन में एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हुआ करते थे। पूरा टाइम वो दोनों एक दूसरे के साथ ही बिताते थे, जिसे सुनकर टिन ऑकवर्डली स्माइल करता है। प्रोग्राम भी स्टार्ट हो चुका था। सब लोग प्रोग्राम देखने लग जाते हैं। ये वैसा ही था जब 11 साल पहले फॉब और टिन ने एक साथ देखा था। टिन को वो मोमेंट्स याद आने लगते हैं जब उसने फॉब को इनडायरेक्टली प्रपोज किया था। फॉब के साथ भी सेम सिचुएशन थी। वो टिन की तरफ देखता है जो अब वहाँ से उठ के जा रहा था। फॉब भी उसके पीछे जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ, प्रोग्राम छोड़ के क्यों आ गए? टिन उससे कहता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, बट फॉब टिन का हाथ पकड़ के उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहता है, क्या तुम्हें हमारे वो मोमेंट्स याद आने लगे? टिन खुद को फॉब से अलग करने की कोशिश करते हुए कहता है, नहीं, मैं वो सब भूल चुका हूँ। दूसरी तरफ सिरी और जैनथॉर्न बात कर रहे होते हैं। तभी चैट वहाँ आ जाता है। सिरी चैट को जैनथॉर्न से मिलवाती है। नेम से चैट पहचान जाता है कि ये वही जर्नलिस्ट है जो रॉयल लोगों के बारे में बैड थिंग्स लिखती है। वो उससे उसका कैमरा छीनने लग जाता है। उनकी आवाज़ें सुनकर टिन और फॉब बाहर आ जाते हैं। टिन चैट को जैनथॉर्न से अलग करते हुए कहता है, बिहेव करो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। फिर फॉब भी चैट से कहता है, जैनथॉर्न ने जो भी कुछ लिखा है वो एकदम सही है और तुम्हारी हरकतें भी वैसी ही हैं। चैट कहता है, तुम लो क्लास लोगों को मैं देख लूँगा, और फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। टिन चैट के बिहेवियर के लिए जैनथॉर्न से माफ़ी मांगता है और उसे घर तक छोड़ने को कहता है, बट वो मना करते हुए कहती है कि पहले वो फॉब के घर जाएगी, उसके बाद फॉब उसे घर छोड़ देगा। फिर टिन उससे पूछता है, तुम फॉब को कितने समय से जानती हो? जैनथॉर्न उसे बताती है, जब फॉब ने पैलेस छोड़ा था तो उसे कुछ लोगों ने स्कैम करने की कोशिश की, उसे चाकू मारा, और जब वो कंप्लेन करने गया तो इल्ज़ाम उल्टा उसी पर ही लगा दिया। वो जेल जाते जाते बचा। फिर वो अपनी मॉम के साथ बैंक काफ़ी शिफ्ट हो गया और हम वहीं मिले। टिन दुखी होते हुए कहता है, उसे इतना स्ट्रगल करना पड़ा? वो कहती है, हाँ, बट फॉब एक ब्राइट स्टूडेंट था तो उसे स्कॉलरशिप मिल गई और वो फ्रांस चला गया पढ़ाई के लिए, और अब वो एक सोल्जर है। टिन को फॉब के बारे में सुन के बुरा लग रहा था। फिर जैनथॉर्न कहती है, मैंने सुना जब वो आपके पैलेस में था तो आप लोग काफ़ी क्लोज हुआ करते थे। हम दोनों ही फॉब के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। टिन कहता है, नहीं, जब उसे ज़रूरत थी तो तुम उसके साथ थी, बट मैंने उसे बहुत तकलीफ़ दी। इतना कहकर वो ऑकवर्डली स्माइल करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैनथॉर्न फॉब के घर पहुंच गई थी और दोनों साथ में डिनर कर रहे थे। फॉब साइलेंटली डिनर कर रहा था तो जैनथॉर्न कहती है, क्या तुम प्रिंस टिन के बारे में सोच रहे हो? फॉब कहता है, मैं उनके बारे में क्यों सोचूंगा? वो उसे बताती है कि सिरी ने उसे बताया कि तुम दोनों काफ़ी क्लोज हुआ करते थे, बट अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो और तुम्हें प्रिंस से इन्फॉर्मेशन भी निकलवानी है, तो अपने काम पर फोकस करना। उनकी बात फॉब की मॉम सुन लेती है। फिर जैनथॉर्न के जाने के बाद वो फॉब से पूछती है, क्या तुम प्रिंस टिन से मिले और क्यों मिले? फॉब बताता है कि मैं बस काम की वजह से उनसे मिला, एंड डोंट वरी, अब हमारे बीच पहले जैसा बॉन्ड नहीं रहा। सिरी उनकी फियांसे है और वो मेरे बारे में सब भूल चुके हैं। उसकी मॉम कहती हैं, और तुम्हारा क्या तुम अभी भी? जिस पर फॉब कुछ नहीं बोलता तो वो फिर से अपना घिसा पीटा डायलॉग मारते हुए कहती हैं, हम अभी भी उनसे बहुत नीचे हैं। फॉब कहता है, बट अब समय बदल चुका है, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फॉब अगले दिन फिर से टिन के ऑफिस जाता है और सेलिब्रेशन में आने वाले लोगों का स्केड्यूल इन्फो मांगता है, ये कहते हुए कि प्रोटेक्शन के लिए उसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। टिन कहता है, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? तो फॉब बताता है, नॉर्मल लोग जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो इस सेलिब्रेशन से खुश नहीं होंगे, क्योंकि रिच लोग पार्टीज़ में बिजी हैं और पुअर लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। टिन गुस्सा करते हुए कहता है, सारे नोबल सेम नहीं होते, जैसे कि हमारी फैमिली जिसने तुम्हें हर चीज़ प्रोवाइड किया। जिस पर फॉब कहता है, हाँ, मुझे अच्छे से याद है। फिर जैनथॉर्न कहता है,
बट बदले में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। फॉब की बात टिन समझ जाता है कि फॉब किस सब कुछ की बात कर रहा था। अब टिन उठकर वहाँ से जाने लगता है। फॉब उससे कहता है, क्या हुआ, तुम इस टॉपिक को अवॉइड क्यों कर रहे हो? और टिन को पीछे से टाइटली हग करते हुए कहता है, हम इससे भी ज़्यादा क्लोज हुआ करते थे, तुम सच में भूल गए? टिन खुद को उससे दूर करते हुए कहता है, हाँ मैं सब भूल चुका। अब फॉब उसकी कमर पकड़ के उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? और टिन को किस करता है, बट टिन अभी भी उससे दूर होने की कोशिश कर रहा था। फिर फॉब कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं तो इससे बचो। इतना कहकर वो टिन के लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर देता है और बेचारा टिन हमेशा की तरह फॉब की बाहों में मेल्ट हो जाता है और सब कुछ भूल के उसी किस बैक करता है। वो दोनों कुछ देर तक किस करते रहते हैं। दूसरी तरफ सीरी टिन के लिए कुछ लेके आई थी। वो हमारे कपल्स का ये सीन देख लेती है और उसके हाथ में जो बास्केट था गिर जाता है, जिसकी आवाज़ से हमारे कपल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पूरा माहौल ऑकवर्ड हो गया था। सीरी ऑकवर्डली कहती है, फॉब तुम भी यहाँ हो? हमारा फॉब बस हाँ में सर हिला देता है। टिन भी चुपचाप खड़ा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टिन ऑफिस में फॉब के द्वारा कही उन बातों के बारे में सोच रहा था कि फॉब को कितना स्ट्रगल करना पड़ा। टिन सोच रहा था कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है और वो इसी वजह से ड्रिंक कर रहा था। अब टिन बहुत ड्रंक हो चुका था तो वो वहाँ से जाने लगता है। ड्रंक होने की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और गिरने ही वाला होता है। बट तभी फॉब उसे पकड़ते हुए कहता है, योर हाइनेस आप ठीक तो है ना? 11 साल के बाद फॉब ने टिन को ये कहकर बुलाया था। फॉब टिन को अपनी कार में ले जाता है और टिन के स्वेट को क्लीन करते हुए कहता है, आप अभी भी सेम हैं, आप जल्दी ड्रंक हो जाते हैं। जिस पर टिन कहता है, बट तुम चाहे जितनी भी पी लो तुम नहीं होते। जिसे सुनकर फॉब स्माइल करने लग जाता है। फिर टिन उसे कहता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारी मोम को इतनी तकलीफ़ हुई, तभी तुम मेरी फैमिली से नफ़रत करते हो ना? फॉब कहता है, नहीं, वो सब चीज़ों ने मुझे इतना हर्ट नहीं किया जितना उस लेटर ने किया था। उसका एक एक वर्ड मेरे दिल पर कांटे की तरह चुभा था। मैं उसे जला देना चाहता था मगर वो भी नहीं कर पाया क्योंकि आपके द्वारा भेजी हुई वो लास्ट चीज़ थी। टिन को अंदर ही अंदर फॉब के द्वारा कही हुई बातें हर्ट कर रही थी, बट वो अभी भी उससे कहता है उस लेटर में जो भी लिखा था वो सब सच था। फॉब कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे प्रूफ करो कि वो सब सच है। इतना कहकर वो टिन को किस करने लग जाता है। टिन उसे दूर करता है बट फॉब की आंखों में आंसू देख के अब वो भी उसे किस करने लग जाता है। उनकी वो किस रफ थी बट उस किस में 11 साल की तड़प दिख रही थी। वो दोनों एक दूसरे को रफली किस कर रहे थे। हमारे कपल फाइनली सब भूल के फिर से एक दूसरे में खो रहे थे, बट फिर अचानक से टिन को याद आ जाता है कि उसकी वजह से ही फॉब को इतना हर्ट हुआ। फॉब को समझ नहीं आता कि टिन को क्या हुआ है। फिर वो भी टिन के पीछे कार से बाहर आ जाता है, बट तब तक टिन दूसरी टैक्सी लेके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमारे प्यार के पंछियों का दुश्मन चैट फिर से उन्हें साथ देख लेता है। ये लड़का हमेशा ही उनके ऐसे मोमेंट्स देख लेता है और नज़र लगा देता है। बाय द वे हम अपनी स्टोरी में वापस आते हैं। टिन अब घर पहुंच चुका था। वो चुपके से अपने रूम में जा ही रहा होता है, तभी उसकी सर्वेंट उसे टोक देती है और टिन की नेक की तरफ देखते हुए कहती है, ये आपकी नेक पर क्या हुआ? टिन एम्बेरेस्ड होते हुए कहता है, मॉस्क्यूटो की वजह से, शायद किसी मॉस्क्यूटो ने काटा। अब उनको कौन बताए, वो बिग मॉस्क्यूटो हमारा फॉर्म है। टिन मिरर में उस हिकी को देखता है जो बिग मॉस्क्यूटो ने दिया था। टेंस होने के साथ टिन एक्साइटेड भी लग रहा था। दूसरी तरफ हमारे बिग मॉस्क्यूटो भी खुद को मिरर में देख रहे होते हैं, बट उनका रिएक्शन टिन से डिफरेंट था। फॉब अपनी उस हिकी को देखते हुए प्राउडली स्माइल कर रहा था। करता भी क्यों ना, उसकी वाइफ ने इतने सालों बाद उसे इस तरह प्यार जो किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग चैट टिन से पूछता है, तुम फॉब के साथ कार में क्या कर रहे थे?
हमारा चैट कितना नासमझ है, सब कुछ इतनी बार देखते हुए भी नहीं समझ पाता कि दोनों कार में क्या कर रहे थे। अरे भाई, ऑक्सीजन दे रहे थे एक दूसरे को। चलिए हम अपनी स्टोरी में वापस आते हैं। टिन उससे कहता है सेलिब्रेशन के लिए हम एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसको लेके बात कर रहे थे। फिर चैट टिन से कहता है फॉब से दूर रहो, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो हमारी रेपुटेशन ख़राब करना चाहता है। मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। जिस पर टिन गुस्सा होते हुए कहता है हमारी रेपुटेशन तुम ख़राब कर रहे हो। बट फिर टिन को बाद में रिग्रेट होता है। दूसरी तरफ चैट भी अब कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिरी अपने डैड से कहती है कि वो टिन से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि टिन उससे प्यार नहीं करता। जिस पर उसके डैड कहते हैं प्यार हो या नहीं, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे प्रिंस अब ऑफिस पहुंच गए थे, जहां पर फॉब ऑलरेडी बैठा हुआ उनका वेट कर रहा था। टिन फॉब को देखते ही अंदर से डोर बंद कर लेता है और उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फॉब उठकर डोर लॉक करता है और फिर टिन से चिपकते हुए कहता है आई मिस्ड यू योर हाइनेस, क्या आपने मुझे मिस किया। टिन उसे खुद से अलग करते हुए कहता है क्रेज़ी चीज़ें मत करो। फॉब प्यार से कहता है अच्छा क्रेज़ी चीज़ें, बट लास्ट नाइट। टिन कहता है तब मैं ड्रंक था। फॉब फिर से उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है अच्छा तो अब तो हम ड्रंक नहीं है ना, तो अब प्रूव करो। और टिन को किस करने लग जाता है और हमारे सीधे साधे प्रिंस हमेशा की तरह उसकी बाहों में मेल्ट हो जाते हैं और किस बैक करते हैं। किस करते करते अब फॉब टिन को टेबल पर बिठा के उसकी नेक पर अटैक कर देता है। बट उनके मोमेंट को ख़राब करने सिरी बाहर से डोर नॉक करने लग जाती है। दोनों अलग होते हैं। टिन अपने कपड़े फिक्स करके दरवाज़ा खोलता है। सिरी मुंह बनाते हुए फॉब से कहती है तो तुम भी यहाँ हो। बट इस बार वो शॉक्ड नहीं हुई थी और वो ये भी समझ गई थी कि बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा होगा। आज टिन को उसके साथ डेट पर जाना था, बट टिन काम में बिजी होने की वजह से नहीं जाता। सिरी अकेले ही जाती है। वो कैफ़े में उदास बैठी हुई थी। तभी जैन थॉन जो काम के सिलसिले में वहाँ आई थी, सिरी को देख लेती है। वो सिरी से पूछती है कि वो उदास क्यों है, तो सिरी उससे कहती है मेरी एक दोस्त है, उसकी उस लड़के से शादी होने वाली है जो उसे प्यार नहीं करता, बट वो एक अच्छा लड़का है और उसकी दोस्त भी उसे भाई जैसा मानती है, बट फैमिली प्रेशर में उनकी शादी हो रही है। चैनथॉन कहती है तब तो तुम्हारी दोस्त को अपने फियांसे को सपोर्ट करना चाहिए, एटलीस्ट वो उसके साथ खुश तो रहेगा और हमें उसी से शादी करनी चाहिए जिसे हम प्यार करते हों। सिरी उसकी बात से एग्री करती है और उसकी हेल्प के लिए उसे थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टिन के डैड टिन से कह रहे होते हैं कि फॉब से काम के अलावा कुछ पर्सनल बातें मत करना, जिस पर टिन उनसे कहता है मेरी उससे ज़्यादा बात नहीं होती। वो उसे बताते हैं कि मुझे लगता है फॉब भी उन लोगों में से एक है जो हमारे प्रशासन को बदलना चाहते हैं। इस पर टिन कुछ नहीं बोलता और अपनी कॉफ़ी पीने लग जाता है। तो सेकंड पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामा एक्सप्लेनेशन के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हमारे प्रिंस अपने डैड की बात मानते हैं या अपने दिल की बात सुनते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।